Hello students, welcome back to another lecture of your Genius course. Solutions chapter हम कर रहे हैं, क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं. आज लेक्चर नंबर 2 है. लास्ट लेक्चर के सॉल्यूशंस में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, फिर काफ़ी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताई थी, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो भी मैंने बताए थे. आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं. राइट, जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या है, सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डाल रही है. और जैसे कि मैंने बोला कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम केवल कौन से सॉल्यूशंस की बात करेंगे, हम केवल बात करने वाले हैं अपने बाइनरी सॉल्यूशंस की. राइट, बाइनरी सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जो सिर्फ दो चीजों से बनते हैं, विच इज वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट. ठीक है, तो हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे कौन से सॉल्यूट की, गैस की. अभी पूरे के पूरे चैप्टर में दो चीजें याद रखना. पहली चीज क्या है कि हम केवल बाइनरी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं. बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो सिर्फ दो चीजों से बनते हैं, विच इज सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा. दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज सारे के सारे लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे. लिक्विड सॉल्यूशंस, इसका क्या मतलब है, लिक्विड सॉल्यूशंस कौन से थे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जिसमें जो ज्यादा क्वांटिटी है, मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो क्या होने वाला है, लिक्विड होने वाला है. मतलब लिक्विड ही हमारा सॉल्वेंट रहने वाला है. सॉल्यूट हम चेंज करते रहेंगे. तो सबसे पहले कौन सा सॉल्यूट पढ़ेंगे, जो कम मात्रा में है, गैस. तो सॉल्युबिलिटी देखने वाले गैस इन लिक्विड. उसके बाद ये फिर से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की जगह यहाँ पे आप कर दीजिए सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है, और फिर सिमिलरली हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ भी देखने वाले हैं. ठीक है, ये कौन कौन से लॉज है, क्या क्या करते हैं, मैं आपको एक एक करके चैप्टर में बताऊंगी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी टर्म से. इस टर्म का क्या मतलब है, जब मैं सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ तो बच्चा जैसे ही समझ लो, जैसे ही सॉल्युबिलिटी आ जाता है, आपको दिमाग में क्या रखना है कि मेरे से पानी के ग्लास में चीनी को घोल रही हूं, उस घोलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसॉल्व करना. अभी यहाँ पे लिख ले, देखते क्या क्या लिखा है. यहाँ लिखा है solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature. solubility term का ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास में कोई भी सॉल्वेंट है. क्या है, इस ग्लास में मेरे पास कोई भी सॉल्वेंट है. अब इसमें मैंने क्या डाला, इसमें मैंने डाला है आपका सॉल्यूट. अब देखो एक एक लाइन कि कितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट का डाल सकती हूं, जो कि पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर. एक टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, उसको बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि आपका क्लास 12th में सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो ये डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए. उसके बाद है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब ये जो सॉल्युबिलिटी है, जो मैं इसमें सॉल्यूट को घोल रही हूँ, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है. तो सबसे पहले डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, कि किस तरीके का सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट के नेचर पे भी, दोनों के दोनों नेचर पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और डिपेंड करती है प्रेशर पे. तो तीन कंडीशंस पे डिपेंड करती है. पहली कंडीशन में आपको डिस्क्राइब करके बता देती हूँ, नेचर. जब नेचर की बात हो रही है, इसका क्या मतलब होता है, नेचर का ये मतलब होता है, हमेशा एक चीज याद रखना, नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं हम, हाँ लिख सकते हैं. यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले नेचर पे हम बात करते हैं. नेचर किसका, दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही सुंदर सी टर्म है, एक पूरी लाइन है, उसे याद रखना, जो कि लाइन है आपकी लाइक डिसॉल्व्स लाइक की लाइन. क्या नाम है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो पोलर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करते हैं, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं. मतलब क्या है, मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल योर NaCl, वो किस में डिसॉल्व होता है, पानी में डिसॉल्व होता है कि नहीं. बट अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ले लूं, ऑर्गेनिक चीजें ले लूं, जैसे कि मैंने ले लिया नैफ्थलीन,
या फिर मैंने ले लिया एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, ये दोनों की दोनों क्या है? ये दोनों की दोनों ऑर्गेनिक चीजें हैं, कार्बन हाइड्रोजन से बनी हुई चीजें हैं। तो ये केवल और केवल किस में डिसॉल्व होती हैं? ये केवल बच्चा डिसॉल्व होती हैं आपकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन में। ये चीजें याद रखना। वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। तो जो भी पोलर सॉल्यूट्स है वो वाटर में डिसॉल्व होंगे, पर वाटर में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स डिसॉल्व नहीं होंगे। ऑर्गेनिक किसमें होंगे? ऑर्गेनिक केवल बेंजीन या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। मतलब कि पोलर में पोलर चीजें घुलेंगी और ऑर्गेनिक चीजें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलेंगी। याद रखना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का ये मतलब होता है कि पोलर पोलर चीजें घोलेगा, है ना, पोलर पोलर में घुलेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली योर ऑर्गेनिक चीजें जो भी होंगी वो केवल और केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही घुलेंगी। ये चीजें याद रखना, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड की जब हम बात करते हैं, एक चीज तो ये हो गई कि सॉलिड का कैसे हमें करना है। नेक्स्ट चीज जो है सॉलिड इन लिक्विड की, वो है बच्चा कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। कैसे कैसे टर्म्स यूज होती है? जैसे कि मेरी पहली टर्म हो गई, पहली टर्म है आपकी डिसॉल्यूशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। डिसॉल्यूशन क्या होता है? डिसॉल्यूशन का मतलब है घुलना। जो इतनी देर से बोल रही हूँ, जैसे एक ग्लास में आपने चीनी घोली तो वो क्या हो रही है? आपकी ग्लास में डिसॉल्व हो रही है, राइट। इसको क्या बोलती हूँ मैं? डिसॉल्यूशन। क्या बोलती हूँ? डिसॉल्यूशन। सिमिलरली सेकेंड टर्म है आपकी क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी है? क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों टर्म्स ढंग से समझना। डिसॉल्यूशन क्या है? जब मैं सॉल्वेंट में सल्यूट को मिक्स कर रही हूं, तो जब वो मिक्स हो रहा है उस प्रोसेस को बोलती हूं डिसॉल्यूशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन वो है कि जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये मेरा एक सॉल्वेंट, जैसे मेरा पानी का ग्लास है, ठीक है। इसमें मैंने क्या डाल दी? इसमें मैंने NaCl के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ठीक है। अब क्या होंगे? वो मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? कुछ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, कुछ कैसे सल्यूट की तरह ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा? वो जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में टक्कर करेंगे, आपस में टक्कर करेंगे, राइट। तो क्या होगा? कुछ मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि वो वापस बाहर निकल के आने लगेंगे। क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना क्या होता है? देखो एग्जांपल करो, इमेजिन ग्लास है मेरे पास, उसमें मैंने NaCl डाल दिया, चीनी डाल दी, जो भी चीनी डाल दी, ठीक है, सपोज चीनी डाली। अब जैसे मैंने चीनी डाली तो क्या होगा कि चीनी घुलनी स्टार्ट होगी, है ना। पर कुछ ऐसी चीनी भी होगी उस टाइम पे जो अभी तक घुली नहीं है ना। तो जो घुली हुई चीनी है और जो अभी तक घुली नहीं है चीनी, वो क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे, और जो घुली हुई चीनी है उससे क्या होगी? उसका दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वो दोबारा से उसका क्रिस्टल बन जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस, डिसॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, दोनों के दोनों आपके सोल्यूशन में होते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की मात्रा क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। क्या हो जाती है? इन दोनों में बच्चा क्या होने लग जाता है? इक्विलिब्रियम। मतलब ये दोनों एट द सेम रेट होने लग जाते हैं। कैसे? एक ही रेट पे होने लग जाते हैं, तो इनके बीच में क्या बन जाता है? इनके बीच में स्टैब्लिश हो जाता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या स्टैब्लिश होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपका स्टैब्लिश हो जाता है। क्या किया? डिसॉल्यूशन क्या था? वो प्रोसेस जब मैं चीनी को पानी में घोल रही हूं तो घुलने के प्रोसेस को बोला डिसॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि जब चीनी घुल रही है, कुछ कुछ चीनी वापस से क्या हो रही है? वापस से तले पे बैठ जाती है या फिर बाहर निकल रही है, वापस से वो क्रिस्टल्स बना रही है, उसको मैं बोल रही हूँ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब ये दोनों प्रोसेस, जो घुलना और वापस से क्रिस्टल्स बनना का प्रोसेस, एक समय ऐसा आता है कि जब ये प्रोसेस सेम रेट पे होने लग जाता है, तब उस प्रोसेस को बोलती हूँ, उस कंडीशन में मैं बोलती हूँ कि अब मेरा एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। मतलब कि जिस समय पे, यहीं पे लगा देती हूँ, मतलब कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है, यहाँ पे लिखते हैं कि जितना क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, उतना ही मेरा डिसॉल्यूशन हो रहा है।
डिसोल्यूशन, ये दोनों रेट सेम हो चुकी है। जितना मेरा क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है उतना ही मेरा डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इस रेट पे बच्चा क्या बोला जाता है, इसको बच्चा इस रेट को क्या बोला जाता है, अब जब ये क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन का प्रोसेस एट वन टेम्परेचर, एट वन कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, उस सिचुएशन को मैं बोलती हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलती हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये बहुत अच्छा अर्थ है इस चीज को समझने का, ये साइंटिफिक आपकी डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। वरना सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो वाला सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब बनता है जब मेरे पास जैसे कि सॉल्वेंट है, इसमें मैं और चीनी मिलाई, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब मेरी चीनी मिलना घुलना बंद हो जाएगी। मतलब कि उस पॉइंट के बाद अब बिल्कुल और चीनी उसमें घुल नहीं पाएगी। उस पॉइंट को मैं बोलती हूँ क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें मेरा क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है मेरा, होता है कि नहीं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है एट वन कांस्टेंट टेम्परेचर। इससे ज्यादा मैं और सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में घोल नहीं सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही मैं क्या बोलती हूँ, सॉल्युबिलिटी का टर्म भी दिया जाता है। दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, याद रखना। अभी तक हमने क्या क्या चीजों की बात करी, सबसे पहले मैंने बताया डिसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब घुलना, क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो घुली हुई चीनी है वो दोबारा से क्रिस्टल बन जाना, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोला। अब ये दोनों प्रोसेस एक पॉइंट ऐसा आता है जब इनकी रेट सेम हो जाती है। अब मैं इसको एक और चीज के देखो, जब मेरे पास सिर्फ एक ग्लास ऑफ वाटर, मैंने उसमें पहली चम्मच चीनी डाली तो क्या होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस ज्यादा होगा कि नहीं, मतलब घुलेगी ज्यादा, क्योंकि पानी में क्या है, अभी बहुत चीनी डालने की गुंजाइश है। फिर मैंने और 2 चम्मच डाली तब भी ज्यादा घुलेगी, फिर मैंने 5, 6, 7 चम्मच चीनी डाल दी तो अब क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितना चीनी मैं नया घोल रही हूँ उतना ही नया क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, मतलब इन दोनों का रेट एकदम इक्वल हो जाएगा। उस स्टेज को मैं क्या बोलती हूँ, या तो उसकी सॉल्युबिलिटी बोल दूं या फिर उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दूं, दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। आई इतनी चीज समझ। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जो मैं मैक्सिमम, दोबारा से पीछे चलो, अभी यहाँ पे लिखवाई थी कि नहीं, जो मैक्सिमम अमाउंट जो मैं डिसॉल्व कर सकती हूँ एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलती हूँ, और वही मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो जाता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है, एक और टर्म आनी चाहिए मेरी, कौन सी टर्म आनी चाहिए, मेरी टर्म आनी चाहिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, आनी चाहिए कि नहीं। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है कि वो वाला पानी जिसमें मैं और सॉल्यूट डाल सकती हूँ, और डालूंगी तो वो घुलेगा, है ना, और गुंजाइश है उसमें घोलने की, उसको मैं बोलती हूँ अनसैचुरेटेड। मतलब मैं और चीनी डालूंगी तो आराम से घुल जाएगी, उसको बोलती हूँ मैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप ये चीज थिंग आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। इतनी सी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए एक पूरी सॉल्यूशन के बारे में, बहुत अच्छे से मैंने समझा दी है। फिर भी डाउट्स हैं तो आप हमसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब आप दिमाग में अपना ये रखो कि मैं एक लिक्विड जैसे पानी में सॉलिड जैसे कि चीनी घोल रही हूँ, वो वाले सॉल्यूशन को देख रहे हैं हम। किसको देख रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड को, ठीक है। अब इसका डिफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, अब जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है। अब मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें मैंने चीनी डाली, ठीक है। अब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी और टेम्परेचर डिक्रीज करूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा सॉल्युबिलिटी पे, तो देख लेते हैं। तो बच्चा जो डिसॉल्यूशन का प्रोसेस है, जो मेरा डिसॉल्यूशन का प्रोसेस है वो किस प्रकार का प्रोसेस होता है। अब जब मैं किसी में चीनी घोल रही हूं, ठीक है, तो अगर ये डिसॉल्यूशन का प्रोसेस मेरा एंडोथर्मिक है, कैसा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि मुझे डेल्टा एच है मेरा पॉजिटिव, मतलब कि मुझे हीट देनी पड़ रही है ना। एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि जब मैंने घोली चीनी को तो मेरी जो ग्लास है वो कैसी होगी, ठंडी हो गई कि नहीं।
डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है कि जिस ग्लास में मैंने चीनी खोली वो ग्लास जैसे ही ठंडी हो गई, इसका मतलब है कि वो मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ले चाटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, एक बहुत ही अच्छी चीज याद रखनी है आपको, अकॉर्डिंग टू ले चाटलियर प्रिंसिपल, जो आप कहाँ पे पढ़ते हैं, क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ले चार्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो आपका क्या होगा उस केस में बच्चा, एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिसोल्यूशन इंक्रीजेस, या फिर सॉल्युबिलिटी लिख दीजिए, टू बी वेरी प्रिसाइज, क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका मतलब डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, हीट रिलीज हो रही है, इसका क्या मतलब है, हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है का मतलब क्या है कि जब मैं चीनी घोल रही हूं तो मेरा ग्लास गरम हो रहा है। जब ग्लास गरम होता है ना चीनी घोल के, मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी तो गरम हुआ ग्लास। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अकॉर्डिंग टू लेट चाटलियर प्रिंसिपल, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो सॉल्युबिलिटी मेरी डिक्रीज होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी मेरी डिक्रीज होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या मैंने बोला अभी तक कि जब भी मैं लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड चीज डालती हूँ, मतलब लिक्विड और सॉलिड का मेरा सोल्यूशन है, तो अगर मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ले चाटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस को वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ। बट अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, उस केस में आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देख लेते हैं। मैंने बोला था 3 चीजों पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। पहली चीज थी मेरी नेचर मैंने बताया आपको, नेचर क्या था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो पोलर सोल्यूट डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर उसमें डिसॉल्व होंगे, ठीक है। नेचर की हमने बात करी। फिर टेम्परेचर मैंने बोला, टेम्परेचर में ले चाटलियर प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर का बच्चा क्या होगा, नो इफेक्ट होगा ऑन सॉल्युबिलिटी, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ऐसा क्यों है, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला सॉल्युबिलिटी पे, क्यों, क्योंकि मेरे दो कौन सी चीजें मैं डिसॉल्व कर रही हूं, सॉलिड और लिक्विड, बिकॉज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड क्या है मेरे, इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है कि नहीं, इनको मैं कंप्रेस ही नहीं कर सकती, इनकम्प्रेसिबल चीजें हैं, तो इनका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी सॉल्युबिलिटी पे, तो केवल टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन, आप ट्राई करो सॉल्व करने का मेरे साथ साथ। क्वेश्चन क्या है, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल। मतलब मैंने क्या किया, मैंने चीनी को पानी में मिलाया, वही जो चीजें समझा रही हूँ, ठीक है, और मुझे क्या मिला, मुझे वो कूल लगा टू टच, मतलब कि मेरा ग्लास जो था ना वो ठंडा लगा मुझे टच करने पे। अगर ठंडा लग रहा है तो इसका क्या मतलब है, ठंडा लगने का क्या मतलब है कि मेरा जो डेल्टा एच है वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं। डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर ग्लास गर्म हो जाता इसका मतलब हीट रिलीज हुई है, तभी तो गर्म हुआ, तो वो एक्सोथर्मिक होता, अभी एंडोथर्मिक है। अब इस केस में पूछ रहा है कि which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid। अब पूछ रहा है कि कौन से केस में सबसे जल्दी चीनी घुलेगी। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो शुगर क्रिस्टल कोल्ड वाटर में,
हॉट वाटर में, पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर और पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि क्रिस्टल्स और पाउडर को आपको डिफरेंशिएट करना है। एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल तो वो है जो आप चीनी के क्रिस्टल्स आपकी मम्मी रोज दूध में डालती है, वो घोलना ज्यादा इजी होता है कि पाउडर चीजें। याद रखना कि जो जितना फाइन होगा, पाउडर क्या है उतना ही फाइन है, तो जो जितनी फाइन पार्टिकल होगी वो जल्दी घुलेगी। ठीक है, तो मुझे केवल अभी इन दोनों में से चूज करना है कि पाउडर शुगर तो मैम जल्दी घुलती है। अब क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो मैंने क्या बोला था, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी मेरी क्या होती है, इंक्रीज होती है कि नहीं। तो देयरफॉर हॉट वाटर में मेरी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। पाउडर शुगर को जब गर्म पानी में घोलूंगी ना तब मेरी सॉल्युबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। समझ गए? विद ऑल योर साइंटिफिक पॉइंट्स। गर्म पानी में चीनी घोलोगे तो बहुत जल्दी घुल जाएगी। पाउडर चीज क्रिस्टल से जल्दी घुलती है, जो जितना फाइन होगा वो उतना ही जल्दी घुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इन अ वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये बोल रहा है। इक्विलिब्रियम पे मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जब मेरी रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बोला था कि नहीं बोला था? ये थी आपकी क्रिस्टलाइजेशन, ये था आपका इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन। अब ये पूछ रहा है कि उसमें क्या होता है, इज लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये पूछ रहा है कि द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही होती है इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, यही है। समझ गए? तो ये इजी से आंसर्स है आपके, आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा था लिक्विड में सॉलिड घोल के देखा था मैंने, है ना। लिक्विड में सॉलिड घोल के देखा था तो मुझे पता चला कि वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो मेरा डिपेंड करता है कि एक तो नेचर कैसा है, दूसरा टेम्परेचर क्या है। सिर्फ दो ही चीजों पे, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है सॉलिड में जब लिक्विड घोल रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या केस है आपके पास है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। अब आपके पास लिक्विड है, उसमें गैस घोल रहे हो, अब वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी हम वो देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड खत्म हुआ, अब हम गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चा लिक्विड में जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात कर लूं। ठीक है, अगर जब भी मैं वाटर की बात करती हूँ तो मैं एक चीज बताती हूँ कि वाटर में ऑक्सीजन तो क्या होती है, वेरी लेस सॉल्युबल। ठीक है, बट सिमिलरली जो मेरी HCl है वो क्या होती है, मोर सॉल्युबल हो गई। ठीक है, ये चीज याद रखना। वाटर में ऑक्सीजन गैस तो बहुत कम सॉल्युबल है, बट जैसे ही HCl में पानी में डालती हूँ तो वो बहुत जल्दी से घुल जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मेरा मतलब हुआ कि ये जो मेरी सॉल्युबिलिटी है किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, है ना। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट दोनों पे मेरी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करिए। पहली चीज हो गई, पहली चीज समझ आई कि नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करिए। दूसरी चीज प्रेशर की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करी। पहली सॉल्युबिलिटी डिपेंड करिए कि मेरी गैस कैसी है और मेरा लिक्विड कैसा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन सॉल्युबिलिटी की क्या है कि अगर मैंने गैस है ना, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या है, ये जो रेड वाली है ये क्या है आपकी, ये है गैस, और ये जो नीचे दिया हुआ ये है आपका सोल्यूशन। क्या है, सोल्यूशन। सिमिलरली ये यहाँ पे गैस है और ये यहाँ पे क्या है आपका, अच्छा ये इस प्रकार से बना देती हूँ, ये मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। ये अच्छे से डायग्राम देख लीजिए आप। अब इसमें क्या समझ आ रहा है मुझे, इसमें मुझे लग रहा है कि मैम यहाँ पे एक बीकर है, ऊपर गैस है, नीचे कोई सोल्यूशन है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो मेरे पानी में घुल रहे हैं। हो रहा है कि नहीं, मेरे पानी में घुल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया कि नहीं।
अभी इतना गैस था, अभी मैंने जैसे ही नीचे क्या कंप्रेस करने का क्या मतलब है, प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, वैसे ही मैं क्या देख रही हूँ, वैसे ही मैं देख रही हूँ कि मेरी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। दिखाई दे रहा है सभी को? जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज किया वैसे ही मेरी सॉल्युबिलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात ये एक चीज हो गई कि नेचर पे डिपेंड कर रही है, सेकेंड चीज क्या है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, इससे मेरी दो चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी? जैसे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो आपको दिख रहा है कि एक तो जो मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इस सॉल्यूशन के सरफेस पे इंक्रीज हुए कि नहीं? जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हुए। सिमिलरली और क्या इंक्रीज हुआ, और मेरी जो रेट है अंदर जाने की, घुलने की, वो भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। रेट ऑफ एंटरिंग हुई कि नहीं? देयरफॉर रेट ऑफ एंटरिंग गैस ऑल्सो इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? इंक्रीज भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस इंक्रीज हुए, साथ ही में अब पार्टिकल्स इंक्रीज हुए तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी तो ज्यादा होगी ना उसको सोल्यूशन में जाने की। यहाँ पे क्या थे, पार्टिकल्स आराम से घूम रहे हैं, अब मैंने उसका प्रेशर इंक्रीज किया, मतलब कि गैस के पार्टिकल्स उस सोल्यूशन के सरफेस पे बहुत ज्यादा आने लग गए। अब उनके पास तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो गए पर यूनिट एरिया, हुए नहीं पूरे पर यूनिट, मतलब पहले ये देखो इतने से एरिया में एक पार्टिकल था, यहाँ देखो अब इतने से एरिया में मुझे 3 पार्टिकल्स नजर आ रहे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज हुए। दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज ये हुई कि रेट भी इंक्रीज हो गई। इससे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई कि अब ये पार्टिकल्स हमारे पानी में या सोल्यूशन में जाने की रेट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसकी बात कर रही हैं, जब हम गैस और लिक्विड की बात करते हैं। जब लिक्विड में गैस मिलाती हूं तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे ही सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ये चीज समझ आई सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ वैसे ही सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब ये लॉ को, ये जो पहली चीज थी ना कि जैसे ही मैंने ना सोल्यूशन में प्रेशर इंक्रीज किया वैसे ही गैस की सॉल्युबिलिटी सोल्यूशन में इंक्रीज हो गई, ये सबसे पहले स्टडी किया था हमारे हेनरी ने, इसीलिए इसका नाम दे दिया हेनरीज लॉ। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हेनरीज लॉ स्टेट करता है दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रख दिया तो प्रेशर चेंज करूंगी, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid of solution। क्या बोल रहा है ये कि जो solubility है गैस की, solubility गैस की किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, solubility of gas in liquid किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, to the partial pressure किसके, पार्शियल प्रेशर के, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो जो भी, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बीकर है, ये मेरा सोल्यूशन है, अब यहाँ पे उस गैस का जितना भी पार्शियल प्रेशर है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इसके एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब इन्होंने सॉल्युबिलिटी को किससे इक्वेट कर दिया, मोल फ्रैक्शन से। तो ये इसको, इसी चीज को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेपर फेज मतलब कि जो यहाँ पे गैस है, वेपर फेज में जो गैस है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, यहाँ पे लिख रही हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। ये दोनों किसकी बात हो रही है, ये दोनों मेरी गैस की बात हो रही है। ये चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, किसकी बात हो रही है। फिर से यही वाला डायग्राम मैं यहाँ बड़ा करके बता रही हूँ।
यहाँ पे मेरी क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। यहाँ पे मेरा क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में मेरा लिक्विड है प्लस गैस है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ लिक्विड है कुछ गैस है, तो गैस का मेरा कुछ मोल फ्रैक्शन होगा कि नहीं, गैस का कुछ मोल फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे कौन से मोल फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, जो सोल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन है। और ये पार्शियल प्रेशर किसका है, उसी गैस का, गैस फेज में पार्शियल प्रेशर कितना है, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। मैं किन दो चीजों को रिलेट कर रही हूँ कि ऊपर मेरी गैस का जितना भी प्रेशर है उसको बोल दिया पार्शियल प्रेशर। क्यों, क्योंकि ऊपर जरूरी नहीं ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे O2 गैस का देख रही हूँ प्रेशर, पर मेरी एटमॉस्फेयर में तो हजारों गैसेस है, N2 भी है, O2 भी है, CO2 भी है, मीथेन भी है। तो इतनी हजारों गैसेस में से जब मैं केवल एक गैस का प्रेशर नापती हूँ ना, जब वो क्या है, इसके अलावा भी और चीजें प्रेजेंट है, तब मैं कौन सी टर्म यूज करती हूँ, तब मैं पार्शियल प्रेशर यूज करती हूँ, पार्शियल प्रेशर वाली टर्म यूज करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि एटमॉस्फेयर में और भी दूसरी गैसेस हैं। तो ऑक्सीजन मेरी, उस सारी गैसेस में से ऑक्सीजन मेरी कितनी डिसॉल्व हुई है यहाँ पे, इतनी चीज समझ आई। ऊपर मेरी गैस का पार्शियल प्रेशर को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किया है, वही गैस कितनी सॉल्यूशन फेज में डिसॉल्व हुई है उसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, मोल फ्रैक्शन ए का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, होता है कि नहीं। दिस वाज द मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ तक समझ आया कि वेपर फेज में जो मेरा पार्शियल प्रेशर है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूशन में कितनी गैस डिसॉल्व हुई। मतलब कि जितना प्रेशर मैं ऑक्सीजन का बढ़ाती जाऊंगी उतनी ही ऑक्सीजन मेरी सॉल्यूशन में ज्यादा घुलती जाएगी, ठीक है। अभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए मैं कोई कांस्टेंट लगाती हूँ, है ना। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल साइन लगाने के साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH और मोल फ्रैक्शन का X आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। ये इस प्रकार से आया है। अब मैं इसको आपको इधर पे लिख के देती हूँ। P क्या है, P है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH को बोलती हूँ मैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलती हूँ, हेनरीज कांस्टेंट बोलती हूँ। X क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्यूशन में कितना गैस घुला है। और ये क्या है आपका, P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जानी चाहिए। मैं इतना टाइम लगा के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करते हैं ना बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी अलग अलग चीजें पूछेगा। अगर ये चीज, ये डायग्राम जो मैंने बनाया यहाँ पे दिमाग में घुस गया तो एक भी न्यूमेरिकल करने में बिल्कुल भी मुश्किल आपको आने ही नहीं वाली, ठीक है। ये मैम का वादा है आपका। तो मैंने अभी तक क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि जब गैस को मैं किस में घोल रही हूँ, किस में घोल रही हूँ, लिक्विड में। तो जैसे मैं प्रेशर गैस का इंक्रीज करती हूँ तो जो मेरी गैस पानी में घुल रही है उसकी मात्रा भी उसी प्रकार से इंक्रीज होगी। इनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब ये इसका इक्वल टू लगा के KH रख सकते हैं। KH इज हेनरीज कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब वहां पे, ठीक है। अब जो हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट है ये, ठीक है। अब जो हेनरीज कांस्टेंट है बच्चा, वो क्या होता है, यहाँ पे देखो। अब ये वाली जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप समझ आ गई, P इज इक्वल टू KHX। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि मैम प्रेशर और मेरी मोल फ्रैक्शन क्या है, लीनियर रिलेशनशिप इन दोनों की, है कि नहीं। इन दोनों की लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है। ये तो दिखाई दे रही है सभी को,
है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ही मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये नीचे देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl है, यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। तो जैसे जैसे HCl का प्रेशर मैं बढ़ाती जाऊंगी ऊपर, वैसे वैसे जो HCl घुल रही है मेरी सोल्यूशन में वो भी इंक्रीज होती जा रही है, लीनियर रिलेशनशिप है, समझ आ गई। जितना मैं प्रेशर दूंगी उतना ही घुलने लग जाएगी मेरी गैस अंदर, सिंपल लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, अंडरस्टूड, ठीक है। अब जो बच्चा KH है ना, जो मेरा KH है वो याद रखना, हेनरीज कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, मतलब कि ये हर गैस के लिए इसकी जो क्वांटिटी है वो अलग है। देखिए टेबल देखो, जैसे ये टेबल दिख रही है सभी को, ये टेबल में क्या क्या दिख रहा है कि जो मेरी हीलियम गैस है उसका टेम्परेचर भी देखते जाना, उसका KH अलग है, हर गैस की KH वैल्यू अलग है। तो KH किस पे डिपेंडेंट है, KH मेरा डिपेंडेंट है नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, अब यहाँ पे देखो H2N2 N2 N2 O2 यहाँ पे मैंने लिखे हुए, तो अब यहाँ पे देखना, ये तो मैंने बता दिया हर गैस का अलग हेनरीज कांस्टेंट है, पहली चीज समझ आ गई। दूसरी चीज क्या है कि हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या लिख रही हूं मैं यहाँ पे, जो KH है दैट इज डिपेंडेंट ऑन, KH डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दिखाई दे रहा है। जैसे कि N2 को देखो, N2 293 पे, 293 केल्विन पे इसकी वैल्यू, KH की वैल्यू है 76.48, सिमिलरली N2 की एट 303 वैल्यू है 88। मतलब क्या है कि जो मेरा KH है वो मेरा डायरेक्टली डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, इजंट इट, कि अगर मेरा KH इंक्रीज होगा तो मेरा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, दिखाई दे रही है। अब बहुत अलग और भी, जैसे O2 देखो, O2 एट 293, KH की वैल्यू 34 है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया उसकी KH की वैल्यू भी बढ़ गई। तो KH और टेम्परेचर डायरेक्टली कोरिलेटेड है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही KH भी बढ़ेगा, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही आपकी KH ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही मेरी KH वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक समझ आई ये चीजें, ठीक है। अब इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है, बट मुझे एक और चीज पता है कि जो मेरी KH है वो मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किससे, सॉल्युबिलिटी से। ये भी चीज याद रखना कि जितना ज्यादा KH वैल्यू होगी उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी, दिखाई दे रहा है। ये देखो इस रिलेशनशिप से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि मेरी जो KH है इज इक्वल टू P बाय मोल फ्रैक्शन, होगा कि नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एज KH इंक्रीजेस और solubility of gas decreases, ये चीज समझ आई। जैसे जैसे KH इंक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी मेरी गैस की कम होती जाएगी, ठीक है। इतना चीज समझ आई। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देयरफॉर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मेरी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ये चीज समझ आई, KH सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर की रिलेशनशिप। तो इसको मैं, इतना चीज समझ आई, इतना ही रखते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इफ N2 गैस, क्या क्वेश्चन है आपका कि आपके पास नाइट्रोजन गैस है, उसको बबल किया आपने थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, नाइट्रोजन को आपको 1 लीटर पानी में घोलना है। कितने? 1 लीटर पानी में। अज्यूम करना है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, गिवन हेनरीज कांस्टेंट भी आपको दे रखा है 76.48 किलो बार। ठीक है, तो मुझे एक रिलेशनशिप पता है। कौन सी रिलेशनशिप है? मैं ये समझ गई कि पानी में
मैं गैस को घोल रही हूँ, मतलब कौन सा लॉ लगेगा? पहले ही समझ गए कि मैम यहाँ पे हेनरीज लॉ लगने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? गैस एंड वाटर है, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। मैं ये चीज लिखती जाऊंगी ताकि आपको समझ आए, ठीक है। आपको पार्शियल प्रेशर गैस का दे रखा है, कितना है? 0.987 बार, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 0.987 बार। फिर KH की वैल्यू भी दे रखी है, KH कितनी दे रखी है? 76.48 किलो बार दे रखी है। किलो बार को बार में कन्वर्ट करूंगी तो क्या करूंगी? इंटू 10⁻³ बार हो गया, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इससे क्या निकालूंगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालूंगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.987 बार अपॉन 76.480 बार, ठीक है। इससे मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ जाएगा? मेरे पास आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵ 1.29 इंटू 10⁻⁻5। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है तो ये इतना ही छोड़ देंगे। आ गया मोल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड बी देयर। ये तो मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन से मोल्स निकालने हैं आपको N2 के। कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? x N2 का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्यों? पानी में ही तो खोला है ना मैंने, N2 को पानी में खोला है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ वाटर में निकालू। मोल्स ऑफ वाटर में कैसे निकालूंगी? गिवन मोल्स, यहाँ पे मुझे 1 लीटर पानी दे रखा है, तो 1 लीटर वाटर का क्या मतलब होता है? यहाँ अच्छे से बता रही हूँ मैं। 1 लीटर वाटर का मतलब होता है 1000 ml पानी होता है। 1000 ml पानी की डेंसिटी को मैं कितनी ले लेती हूँ? 1, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 है तो 1000 ml पानी को मैं ये भी मान सकती हूँ कि मेरे पास 1000 ग्राम पानी है। ये बात हमेशा याद रखना। पानी की डेंसिटी 1 लेते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी। पानी की ही केवल एक सॉल्वेंट की डेंसिटी 1 होती है तो 1000 ml पानी का मतलब होता है 1000 ग्राम पानी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। 1000 ml पानी का मतलब है 1000 ग्राम पानी है मेरे पास। तो मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। गिवन मास कितना है मेरे पास? 1000 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम पर मोल, होता है कि नहीं? तो इससे मेरे पास 55.5 मोल आ जाएंगे किसके? वाटर के। NH2O मेरे पास आ गया। NH2 आ गया 55.5 मोल। मुझे क्या निकालने? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने, तो मैं निकाल लेती हूँ। सॉरी, अच्छा यहाँ पे नहीं है, यहीं पे निकाल लेते हैं आप फिर। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मुझे पता है, इस वाले फॉर्मूले में मैं सब कुछ पुट कर रही हूँ। कितना है मोल फ्रैक्शन? 1.29 इंटू 10⁻⁻5। यहीं पे लिख रही हूँ 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू कितना होगा? मोल्स ऑफ N2 मुझे नहीं पता अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O में निकाले थे 55.5। अब इसमें क्या कर सकती हूँ? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बहुत कम होंगे, मुझे पता ही है ये चीज, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देती हूँ। तो केवल क्या लिखूंगी? केवल लिखूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 55.5, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5। तो इससे मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालती हूँ तो बच्चा मेरी उसकी वैल्यू आती है 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। कितनी आई? 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स आ गई। बट आप देखो, आपको आंसर किसने पूछा है? मिली मोल्स में पूछा है। तो मोल्स को मिली मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यहाँ पे कर रही हूँ अब, ठीक है। मोल्स को मिली मोल्स में कैसे करते हैं? 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स, मिली मोल्स।
इंटू 10 to the power 3 कर दूंगी, 10 to the power 3 विच इज इक्वल्स टू 0.716 मिलीमोल इज योर आंसर। कितना आएगा? तो यहाँ पे ये आंसर है आपका मोल्स ऑफ N2, ये आपका फाइनल आंसर है 0.716 मिलीमोल्स। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, चले आगे। चलिए, हेनरीज लॉ को मैंने बात करी। अभी तक मैंने क्या क्या बात करी है मैं वापस से बता देती हूँ। सॉल्युबिलिटी की हमने सबसे पहले बात करी थी, राइट। सॉल्युबिलिटी का क्या बताया था मैंने? बहुत सारी टर्म डिस्क्राइब की थी कि डिसॉल्यूशन का मतलब है घुलना, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि जो घुली हुई चीज है उसके वापस से क्रिस्टल्स बन जाना, वो क्या होती है? क्रिस्टलाइजेशन। अब जब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसॉल्यूशन जब इक्वल हो जाते हैं उसको क्या बोलती हूँ मैं? उस स्टेज को बोलती हूँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, और उसी स्टेज को मैं बोलती हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसी स्टेज को बोलती हूँ सॉल्युबिलिटी। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी का ये मतलब है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो एक टेम्परेचर और प्रेशर पे मैं घोल सकती हूँ पानी के अंदर। ये सारी चीजें थी, पता चल गई। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था पता चला। फिर हमने सबसे पहले देखी लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड को घोल के देखा, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो मैंने सबसे पहले बताया वो नेचर पे डिपेंड करती है कि लाइक डिसॉल्व लाइक का फंडा देखा हमने, है ना। पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। दूसरा फंडा था टेम्परेचर का, कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ले चाटलिए प्रिंसिपल के हिसाब से क्या था? एंडोथर्मिक पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और सॉलिड एंड लिक्विड की क्योंकि बात करें तो प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे पड़ता ही नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों इनकम्प्रेसिबल चीजें हैं। फिर हमने बात करी गैस इन लिक्विड की। जैसे ही गैस इन लिक्विड की बात करते हैं तो वहीं पे आपका आ जाता है हेनरीज लॉ, जिसने क्या बोला था कि जब गैस को मैं लिक्विड में सॉल्युबल करती हूँ तो सबसे पहले तो नेचर पे तो डिपेंड करता ही है। फिर हमने देखा था प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं? प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था सॉल्युबिलिटी, कि जितना प्रेशर इंक्रीज किया उतनी ही सॉल्यूशन में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। उसको बोला हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन देख ली उसकी। फिर उससे एक हेनरीज कांस्टेंट आया, उसकी वैल्यू देखी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हेनरीज कांस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब गैस को जब लिक्विड में घोलूंगी तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी क्या होगी? गैस सॉल्युबल रहने वाली है। ठीक है, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सबसे बढ़िया एप्लीकेशन तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, जैसे कि कोक की बॉटल होती है कि नहीं? जब भी आप कोका कोला पीते हो, थम्स अप पीते हो, पेप्सी पीते हो, तब क्या करते हो आप? गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, है ना, तभी वो फ्रिजी ड्रिंक्स होती है। तो वो एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। तो हम क्या करते हैं? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 डालते हैं। हम क्या करते हैं? बॉटल को हाई प्रेशर के अंदर बंद करते हैं, है ना। प्रेशर होता है ना बंद बॉटल में, बहुत ज्यादा प्रेशर से प्रेशर में बंद करते हैं ताकि गैस उसमें सॉल्युबल रहे। हमने देखा ना, जितना हायर प्रेशर होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, पहली तो ये एप्लीकेशन हो गई। दूसरी एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं? जो समुद्र के अंदर जाते हैं। आपने नैट जियो वगैरह पे देखे होंगे, जो एकदम वैसे मास्क वास्क पहन के सिलेंडर लगा के स्कूबा डाइविंग करने जाते ना समुद्र के नीचे। तो बच्चा, समुद्र के नीचे जाना ना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप में से कोई स्विमिंग जानता है तो आपको पता चलेगा कि जब डीप डाइविंग करते हैं ना तो अपने ऊपर बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि पानी का बहुत प्रेशर होता है। तो जब आप पानी के अंदर जाते हो ना तो आपकी बॉडी पे बहुत प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो गहराई तक जाते, जमीन के तले तक जाते, ओशंस के तले तक जाने की कोशिश करते हैं वो। तो उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है। अब वो प्रेशर इंक्रीज होने का क्या मतलब है? मैंने अभी बताया, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मैम जो मैं सांस वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं ना अपने साथ साथ, तो क्या होता है? अब क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन की जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है जो उनकी बॉडी में घुल रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब क्या है, बहुत तेजी से आपकी ब्लड में ऑक्सीजन क्या हो रही है? घुल रही है। ठीक है, तो अब क्या होता है? घुलने लग गई स्कूबा डाइवर्स में। ठीक है, हाँ यही यहाँ पे लिखा है
ठीक है। अब क्या हुआ, वो घुलने लगे। अब क्या है, अब जब आप ऊपर आओगे, स्कूबा डाइवर्स जब आप ऊपर आओगे ना, तो क्या होगा, जैसे जैसे अभी तो आप पानी के तले पे हो, पानी के तले पे सबसे ज्यादा प्रेशर है आप पे, तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन आपकी ब्लड में घुलने लग गई। पर जैसे ही आप वापस से ऊपर आने लगे तो आपका प्रेशर, आपके ऊपर जो प्रेशर था वो कम होने लगा पानी का। जैसे जैसे पानी के तले पे आने लगे, पानी का प्रेशर आप पे कम होने लगा। तो अब क्या होगा, एकदम से जो O2 है उसका प्रेशर भी कम हुआ, ये प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन भी, आपकी जो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की वो एकदम से कम हो जाती है ब्लड में। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी ब्लड में कभी कभी क्या हो जाता है, जो स्कूबा डाइवर जैसे ही ऊपर आते हैं ना, तो उनकी बॉडी में बहुत पेन होने लग जाता है, क्योंकि क्या एकदम से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हुई तो आपकी जो ब्लड है ना उसमें बबल्स बनने लग जाते हैं, तो वो बहुत पेनफुल होते हैं। सोचो एक बबल बन गया तो अब वहां पे क्या है, ब्लड उसके आगे जा ही नहीं पाएगा, विच इज अ वेरी बैड थिंग, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं बच्चा, उसमें क्या करते हैं, और वो किसके बबल्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को बोला जाता है बेंस, याद रखना। अब ये जो ब्लॉक्स बन गए ना कैपिलरीज में, मतलब कि जो ब्लड में बबल आ गया, यहाँ पे मेरी ब्लड वेसल है, यहाँ से मेरा ब्लड फ्लो करता है, यहाँ पे एक बबल बन गया, अब ये वाला ब्लड तो यहीं रुक जाएगा, अब आगे कैसे जाएगा ये। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बेंस, जो बबल्स बन जाते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है, बहुत सीरियस कंडीशन है, ठीक है, जो पेनफुल होती है और डेंजरस टू लाइफ होती है, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं बच्चा, जो वो सिलेंडर्स लेके जाते हैं ना, the toxic effects of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks जो लेके जाते हैं स्कूबा डाइवर्स, उसमें क्या होती है, डाइल्यूटेड विद हीलियम होती है, ठीक है, हीलियम, और जिसमें इतनी परसेंटेज हीलियम है, इतनी परसेंटेज नाइट्रोजन है, इतनी परसेंटेज ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बेंस बन रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपकी लीव होना शुरू होगी और हीलियम क्या करेगी, उसके बबल्स बनने नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने एकदम समुद्र के तले की बात कर ली। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ। ऊपर कहाँ लेके जा रही हूँ मैं आपको, अब मैं आपको पहाड़ों पे लेके जा रही हूँ। पहाड़ों पे क्या होता है, जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स पार्शियल प्रेशर, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो जब भी पहाड़ों पे जाते हो ना, वहां पे आप देखो आप हाफना शुरू हो जाते हो, है ना, और आपको चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। ऑक्सीजन कम होती है तो मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, मतलब कि वो अब आपके ब्लड में भी कम घुलेगी, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ठीक है। तो लो, दिस कॉजेज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, और इस कंडीशन को बोला जाता है एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। तो जो समुद्र के अंदर बबल्स बन रहे थे उसको तो बोलते हैं बेंस, और जो आप ऊपर जाते हो वहां पे जाके आपको क्लियरली सोच नहीं पाते, चक्कर आ जाते, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में नहीं पहुंच रही है ढंग से, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो वो ब्लड में भी कम घुलेगी। ये सेम वही थ्योरी है कि जैसे ये वाला एक बीकर में जो मैं ऑक्सीजन घोल रही थी, अब वो बीकर आपकी बॉडी है, बॉडी में जो ब्लड है वो क्या है, लिक्विड है कि नहीं। जो ब्लड है वो मेरा लिक्विड है, लिक्विड में मैं गैस घोल रही हूँ जो कि मेरी ऑक्सीजन है, ठीक है। ऊपर पहाड़ों पे जाके ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ तो मैम मेरे ब्लड जो कि लिक्विड है उसमें वो ऑक्सीजन भी कम घुलेगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, उतनी ही घुलती है जितना प्रेशर होता है। प्रेशर कम हुआ तो मेरे ब्लड में कम घुलेगी। तो इसकी वजह से पहाड़ों पे जाके जो मेरे को अनकंफर्टेबलनेस फील होती है उसको मैं बोलती हूँ एनॉक्सिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है यही सेम, ये प्रेशर की बात करी हमें हेनरीज और नेचर की बात करी गैस की। अब टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, राइट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने अभी बताया था, क्या इफेक्ट बताया था कि जो मेरा हेनरीज कांस्टेंट है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, बताया था कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली ये मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी है। केवल इतनी सी एक टर्म याद कर लो,
क्या है, जब गैस एंड लिक्विड की बात कर रही हूँ तो क्या है, जो मेरा हेनरीज कांस्टेंट है वो मेरे टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्या होता है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगी उतना हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा, बट सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये दोनों तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इन दोनों की ये इनवर्स रिलेशनशिप है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से KH इंक्रीज होगा तब भी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility decreases, simple solubility decreases। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। H2S क्या है, आपके पास एक टॉक्सिक गैस है विद rotten egg like smell, is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो आपको क्या निकालना है, KH निकालना है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ आया, मुझे हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद मुझे दे रखी है इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, आपको 0.195 मोलर दे रखी है। ये जो स्मॉल m है ना, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मोलर, इसका मतलब होता है मोलर। मोलर क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है बच्चा, स्मॉल m से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मोलालिटी का। अब आपको दे रखिए कि आपके पास 0.195 मोलर क्या है, H2S है। 0.195 मोलर H2S का मतलब है कि मेरे पास इसको पढ़ना आना चाहिए। इसको पढ़ना हम मोल कॉन्सेप्ट में सिखाते हैं 11th क्लास में, राइट। इसको पढ़ते कैसे, 0.195 मोलर H2S का मतलब है कि मेरे पास 0.195 मोल्स H2S के प्रेजेंट है। H2S आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर या फिर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये चीज समझ आई, इसका ये मतलब होता है इस लाइन का। तो मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास मोल्स है H2S के, इससे तो मुझे ये समझ आ गया, और पानी कितना है ये भी मुझे पता है, ठीक है। अब आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट पूछा है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, हेनरीज लॉ का मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH ऑफ H2S is equals to KH and mole fraction of H2S, राइट। ये होता है रिलेशनशिप हेनरीज लॉ कांस्टेंट का। तो मुझे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, H2S का। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S जो मेरे पास है अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यही होता है, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे 1000 ग्राम पानी है, दिखाई दे रहा है 1000 ग्राम, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। इससे आ जाता है मेरा 55.5 मोल आ जाता है मेरा पानी के, आ गए। और मोल्स ऑफ H2S कितने हैं, दे ही रखे हैं, दे ही रखे ना, 0.195 मोल्स हैं, 0.195 मोल्स हैं मेरे H2S के, आ गया। अब ये यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.195 अपॉन 0.195 प्लस कितना है आपका 55.5, कितना है 55.5, है कि नहीं, है कि नहीं। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 0.0035, कितना आया 0.0035 आ गया। तो ये मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S मुझे दे रखा है ना, कितना दे रखा है एट STP। तो मैं दोबारा से यहाँ लिख रही हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल्स टू KH एंड योर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, यही होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब है 1 एटमॉस्फेयर पे। और आपको पता होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर इंटू बार कितना होता है, 0.987 बार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0.987 बार। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर की यूनिट से, एटमॉस्फेयर भी यूनिट है। तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि जहां पे प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर इन बार लिखूंगी तो हो जाएगा 0.987 बार। तो वही चीज यहाँ लगा दी, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S है 0.987 बार विच इज इक्वल टू KH, तो मुझे निकालना है, मोल फ्रैक्शन में निकाल लिया H2S का 0.0035 इंटू 0.0035, राइट। तो इससे KH की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, 0.987 बार अपॉन 0.0035, राइट। तो इससे मेरी KH की वैल्यू आ जाएगी 282 बार्स। कितनी आएगी, 282 बार। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर में जो भी मैंने बातें बताई, सॉल्युबिलिटी से लेके सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखी, फिर गैस एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखी, उसके बाद हमने हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, हम और चीज़ लिक्विड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखेंगे, जिसको हम राउल्स लॉ के नाम से जानते हैं। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो बेहतर चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो आप मेरी पेज से चलते रहिए, हर चीज बहुत आसानी समझ आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, बाय बाय।